जय हिंद वीर एंड वीरांगनास। वेलकम टू अंबा एकेडमी। दिस इज अजय सर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है, पहले उसको देखो। फिर ये समझ में आएगा। सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज लोग जो आए थे इंडिया में, तो उनका जो पहला शिप था उसका नाम था हेक्टर, और उसका कमांडर था विलियम हॉकिंस। ठीक है। आप बोलोगे सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि केबीसी वालों ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। आप इमेजिन नहीं करोगे, केबीसी में 7 करोड़ का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 7 करोड़ का। ये देखा भी होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन देखो, हु कमांडेड द हेक्टर शिप का नाम है द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत। करेक्ट। तो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस। 7 करोड़ क्वेश्चन, इमेजिन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे अंग्रेजों ने अपने राइवल्स को हराया, डच को, फ्रेंच को हराया। फिर जब उनके सारे राइवल्स हट गए, ठीक है, तो अब उनको इंडिया में राजा लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, क्योंकि कंपनी थी ना, इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी। तो इसको इंडिया में जो राजा लोग थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, उससे कंपनी को लॉस होता था। तो कंपनी ने सोचा कि राजा को ही खत्म कर देते हैं, तो हमारा टैक्स बच जाएगा, हमें और प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या होता है कि आपको मालूम है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना को बहुत स्ट्रांग बनाया था। जॉब चार्नोक ने क्या किया था? कलकत्ता सिटी बनाया था। ठीक है, 3 गांव को मर्ज करके GKS। करेक्ट। तो पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने इस कंपनी को एक एम्पायर में बिल्ड कर दिया। क्वेश्चन पूछते हैं कि हु ट्रांसफॉर्म द कंपनी इनटू एम्पायर। ये मास्टरमाइंड था रॉबर्ट क्लाइव। कैसे किया इसने? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या होता है, जब ये गवर्नर था तो उसी समय कार्नेटिक वॉर चल रही थी। हमने पढ़ा है कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुई थी? फ्रांस और इंग्लिश के बीच, ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हो रही थी, कार्नेटिक वॉर। उस वक्त जब ये कार्नेटिक ये लड़ रहे थे आपस में, फ्रांस और इंग्लिश वाले लड़ रहे थे, ठीक है, तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था, और ये रॉबर्ट क्लाइव है। तो सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव को बोला, दोनों को, फ्रांस और ब्रिटिश को, कि आप, तुम्हारे लोग की लड़ाई से हमारा नुकसान हो रहा है, तुम लोग अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, और इनकी ये ब्रिटिश आर्मी, फ्रेंच आर्मी पूरे बंगाल में घूम रही थी। तो सिराजुद्दौला ने इनको वार्निंग दिया कि आप तुरंत अपनी आर्मी को हटाओ। तो ब्रिटिश लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। तो सिराजुद्दौला क्या करता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फोर्ट विलियम था, जहां उनका जो मेन हेडक्वार्टर था, आप जानते हो फोर्ट विलियम, जहां पे सब ट्रेड करते थे वो, वहां पर सिराजुद्दौला ने अटैक किया। और वहां पर बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को एक छोटी सी जेल में कैद कर दिया। बहुत छोटी सी जेल थी ये। इसमें हार्डली 20 से 25 लोग ही रह सकते हैं, और इसमें मोर देन 150 लोगों को रखा गया था अप्रोक्सीमेट। तो क्या होता है कि अगले दिन बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट कहा जाता है। तो बहुत सारे ब्रिटिश लोग इसमें मर जाते हैं। ये हुआ था 1757 के टाइम पे। तो क्या होता है कि ब्रिटिश लोग सिराजुद्दौला के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, क्योंकि सिराजुद्दौला ने उन पर अटैक कर दिया। अब सिराजुद्दौला अच्छी पोजीशन पे है, तो ब्रिटिशर्स को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव पीछे हट जाता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने पीछे हटने के पीछे एक रीजन है। ठीक है, तो पहले ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन होता है, और फिर वो क्या करता है, बैटल ऑफ प्लासी होती है उसके बाद। बैटल ऑफ प्लासी, ये उसने एक दिमाग लगाया हुआ है। उससे पहले ट्रीटी साइन कर लिया ताकि राजा को शांत कर दे, और उसके बाद वो एक बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ प्लासी। ये इंडियन हिस्ट्री की राजा से लड़ने वाली मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है 1757 में। ईयर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल 1757। अब क्या किया था रॉबर्ट क्लाइव ने? ये टीटी क्यों साइन की थी अलीनगर? उसने पहले क्या किया, एक बंदे को अपनी तरफ किया, वो था मीर जाफर। ठीक है, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, आर्मी का चीफ था ये मीर जाफर। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको अपनी तरफ कर लिया। तो ये मेन, इसको इंडिया का सबसे बड़ा धोखेबाज कहा जाता है, क्योंकि जब लड़ाई हुई थी तो ये गया ही नहीं लड़ने के लिए। तो ये नहीं गया, तो बहुत सी आर्मी जो इसके साथ लॉयल थी वो भी लड़ाई करने नहीं गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से लोगों ने सिराजुद्दौला को प्लासी की बैटल में धोखा दिया था, बिट्रे किया था। तो उसको याद करना, ये ट्रिक है। ओम जय जगदीश, आपको पता होगा ओम जय जगदीश। ओ से ओमी चंद, एम से मीर जाफर, और जे से जगत सेठ। जगत सेठ, ओम जय जगदीश। मेन इसमें है मीर जाफर। ठीक है, ये कमांडर इन चीफ था बंगाल आर्मी का। इसने धोखा दिया इस बैटल में। तो जब ये बैटल होती है तो क्या होता है,
अब जब कमांडर ही लड़ाई करने के लिए नहीं गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी आर्मी से उसको हरा दिया और सिराजुद्दौला को मार दिया बैटल ऑफ प्लासी में। तो इस तरीके से बंगाल में वो हरा देते हैं। आपको पता होना चाहिए ईयर चल रहा है 1757, मतलब अभी फ्रांस हारा नहीं है। तुम देख सकते हो कि उन्होंने फ्रांस को हराया था बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश में 1760 में, मतलब बाद में फ्रांस को हराया है और बंगाल को पहले हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने। फिर क्या होता है, अभी क्वेश्चन देखोगे केबीसी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, देखो इन विच बैटल डिड ब्रिटिश फोर्सेस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव डिफीट नवाब सिराजुद्दौला बंगाल में, तो कौन सी बैटल है, प्लासी, करेक्ट, प्लासी। तो केबीसी में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये इंसिडेंट था बंगाल से रिलेटेड, तो बंगाल को इस तरीके से उन्होंने हराया। फिर क्या होता है कि अब आप सोच रहे हो कि सर मीर जाफर ने क्यों साथ दिया उसका। मीर जाफर को खुद को नवाब बनना था। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे नवाब बना दूंगा। तो ये नवाब तो बन गया बंगाल का, लेकिन ये पपेट नवाब बन गया, मतलब जो ब्रिटिश बोलेंगे वो इसको करना पड़ता था। ठीक है। तो ये क्या शुरू शुरू में तो ये खुश रहा, बाद में ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से नाराज हो गया। ठीक है। और इसने क्या किया, इसी ने डच को बुलाया था ब्रिटिश को हराने के लिए। इसने सोचा कि डच को बुला के मैं ब्रिटिश को हरा दूंगा। बट हम जानते हैं कि बैटल ऑफ एदारा में ब्रिटिश ने ही डच को हरा दिया था। तो जब ब्रिटिश को पता चला कि डच को मीर जाफर नहीं बुलाया था, देखो डच इनवाइटेड बाय मीर जाफर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद को अगला नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। मीर कासिम नाम है उसका। ये मीर जाफर का दमाद दामाद था, सन इन लॉ। तो ये अगला नवाब बन जाता है। ये तो और दिमाग वाला था बंदा। ये बोलता है कि जो गलती मेरे ससुर ने करी मीर जाफर ने, वो मैं नहीं करूंगा। तो ये अपनी आर्मी को और स्ट्रांग करता है और ये अंग्रेजों के साथ एक लड़ाई लड़ता है जिसको बोलते हैं इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर हम जानते हैं बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये बैटल हुई थी 1764 में, ईयर याद रखना है आपको। ठीक है। इसमें मीर कासिम ने बहुत दिमाग लगाया, ये मास्टरमाइंड था। इसने 3 राजाओं को अपनी तरफ किया। कौन कौन थे, शाह आलम टू, खुद मीर कासिम और शुजा उद दौला। ठीक है। शाह आलम टू कौन था, उस समय का मुगल एम्परर था। ये मुगल मुगल एम्पायर खत्म नहीं हुआ है, ये वीक हो गया था, बट मुगल एम्परर उस समय का। और शुजा उद दौला कौन है, ये अवध का नवाब है, नवाब ऑफ अवध। ठीक है। ये अवध मतलब यूपी वाला, लखनऊ वाला एरिया वहां। तो इन तीनों राजा ने मिलकर ही लड़ाई लड़ी। सोचा कि ब्रिटिश को हरा देंगे और हम अपना एक एक अलायंस बना लेंगे। बट क्या होता है कि इसमें ब्रिटिश लोग ही इनको हरा देते हैं तीनों को, क्योंकि रीजन था इन तीनों में यूनिटी का नहीं होना। ठीक है। इनकी आर्मी डिसिप्लिन नहीं थी, अच्छे वेपन्स नहीं थे। ब्रिटिश के पास अच्छी लीडरशिप थी, अच्छे वेपन्स थे, मॉडर्नाइज वेपन्स थे इनके पास। ठीक है। इनकी डिसिप्लिन आर्मी थी। तो ब्रिटिशर्स ने आसानी से इनको हरा दिया, इन तीनों राजाओं को। मीर कासिम भाग गया और शाह आलम टू और शुजा-उद-दौला, इन दोनों के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन करी। बैटल ऑफ प्लासी में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, बट इसमें उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ा। एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है। क्यों, यहां से ब्रिटिशर्स को मिल गया दीवानी राइट। आप समझ गए दीवान, पहले जमाने में दीवान कौन होता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था राजा के लिए। ठीक है। सो इन ए राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बीबो। बीबो, बीबो से कैसे तकना है, बी फॉर बंगाल, बी फॉर बिहार एंड ओ फॉर ओडिशा। इन 3 डिस्ट्रिक्ट से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, मतलब ये दीवान बन गए वहां के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बीबो। इसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी। तो यहां से ब्रिटिशर्स ने दिमाग अब सोचा कि हमें अब हम अभी तक हम टैक्स पे कर रहे थे, अब उल्टा हमको टैक्स हम ले रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है। अब बंगाल को हराने के बाद अगला नंबर किसका आता है, मैसूर का। ठीक है। मैसूर को हराने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत दम लगाना पड़ा है। ठीक है। मैसूर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम। तो पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ये 1767 से लेकर 69 तक चलती है। अब मैसूर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, अंडर द राजा हैदर अली। ये मैसूर का सुल्तान था, ही वॉज वेरी पावरफुल। तो या देखो, मैसूर का ये मैसूर है, इसके नेबर्स हैं हैदराबाद, ये पेशवा मराठास लोग यहाँ पर। ठीक है। और ये पूरा मैसूर है, आज का कर्नाटक, ये कर्नाटक है आज का ये पूरा। तो इसमें हैदर अली हरा देता है अंग्रेजों को। पहली बार एक रूलर, इंडिया का रूलर अंग्रेजों को हरा देता है। एंड वो ट्रीटी साइन करता है अंग्रेजों के साथ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये ट्रीटी ये साइन करवाता है हैदर अली। बट इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है। इस ट्रीटी में सिर्फ इतना था कि अगर मैसूर के ऊपर कोई अटैक करता है उसका पड़ोसी हैदराबाद, पेशवास, आपको मालूम है कि इंडिया में राजा लोगों में यूनिटी नहीं होती थी, आपस में लड़ते रहते थे।
तो मैसूर बोलता है अगर मुझ पे कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिश मेरी हेल्प के लिए आएंगे। यही था ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाती है। ठीक है। अब स्टार्ट होती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुई थी 80 से लेकर 1780 से लेकर 84 तक। ये क्यों हुई थी? ये जो हैदर अली है, ये क्लोज हो जाता है किनके? फ्रांस के। और फ्रांस को ये माहे पोर्ट दे देता है। तो फ्रांस के साथ मैसूर के अच्छे रिलेशन हो जाते हैं फ्रांस के साथ। लेकिन आप जानते हो फ्रांस किसका दुश्मन है? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश को ये बात अच्छी नहीं लगती है और फिर ये वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इस वॉर के दौरान हैदर अली की डेथ हो जाती है और उसका बेटा टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा, बैटल को कंटिन्यू करता है। ठीक है। और ऐसा कंटिन्यू करता है, ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल, कि फिर से मैसूर ये वॉर जीत जाता है और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ बैंगलोर, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी खत्म हो जाती है। ठीक है। आप देख सकते हो मैप में कोई चेंज नहीं आया है। अभी तक क्या था, अंग्रेज लोग अकेले लड़ रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि अगर मैसूर को हराना है तो ये जो उसके दुश्मन है, चाणक्य की एक बहुत फेमस थ्योरी नीति है, थ्योरी ऑफ सर्कल। ये बोलती है कि दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लो। मैसूर के दुश्मन कौन है? हैदराबाद और पेशवा मराठास। ठीक है। इनको अपना दोस्त बना लो। तो ब्रिटिश ने इनको दोस्त बना लिया। और देखो आप, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें एक तरफ मैसूर है, उसके साथ फ्रांस है, और अब कम अंग्रेज लोग अकेले नहीं है, उनके साथ मराठा भी है, उनके साथ हैदराबाद भी है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाती है। और इसलिए पहली बार मैसूर हार जाता है और ट्रीटी साइन होती है सेरिंगापट्टनम। ये मैसूर की कैपिटल थी सेरिंगापट्टनम। 1792 में ये वॉर खत्म होती है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, मैसूर को अपनी टेरिटरी मराठास को देनी पड़ रही है, हैदराबाद को ब्रिटिश को देनी पड़ रही है, क्योंकि वो हार जाता है ना। और उसको अपने दो बच्चों को सरेंडर भी करना पड़ता है, ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों को दो अपने बच्चों को सरेंडर करना पड़ता है टीपू सुल्तान को। तो देख सकते हो उसके मैप में चेंज आया मैसूर को। ये रेड रेड अंग्रेज ले गए, ये एरिया मराठास ले गए, और ये ब्लू वाला हैदराबाद ले गया। ठीक है। तो ये मैसूर के लिए बहुत बड़ी मतलब बेइज्जती वाली बात होती है। तो टीपू सुल्तान फिर से कोशिश करता है उसको जीतने का, लेकिन ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है। लेकिन तब तक ब्रिटिश बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और फाइनली मैसूर का एम्पायर खत्म कर देता है वो ब्रिटिश लोग। तो सेरिंगापट्टनम जो कैपिटल थी मैसूर की, उस पर कैप्चर हो जाता है। 1799 की बात है ये, 1799। और टीपू सुल्तान को मार देते हैं ब्रिटिश लोग। टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है इसी कैपिटल में, डेथ हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने मैसूर को हराया। अगला नंबर किसका आता है? जो मराठास बहुत अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं कि भाई मैसूर को हराएंगे ये सब। अब अगला लड़ाई मराठास के साथ हो रही है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से लेकर 82 तक चलती है। और इसमें मराठास ब्रिटिश को हरा देते हैं। क्यों? मराठास में यूनिटी है। ठीक है। हम जानते हैं कि मराठास की एक कॉन्फेडरेसी थी। कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी मतलब यूनिटी। ठीक है। यूनिटी, यूनिटी मतलब मराठास बहुत सारे राजा का मिलकर बना हुआ था, जैसे कि पेशवा, होलकर, सिंधियास, शिंदे। ठीक है। तो ये सब मिलकर मराठा एम्पायर बना हुआ था। तो जब तक ये यूनिटी में थे, तो इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स को हरा दिया। ये हार गए। और फिर क्या ट्रीटी साइन होती है? सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। और ये वॉर खत्म हो जाती है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई से क्या खत्म हुआ? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, याद रखना है। फिर स्टार्ट होता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से लेकर 1805 तक चलता है। अंग्रेजों को हराना है मराठास को। ठीक है। अब क्या होता है कि सेकंड वॉर क्यों हुई? मराठास की यूनिटी टूट गई, उनकी जो कॉन्फेडरेसी टूट जाती है। होलकर्स पेशवा पे अटैक कर देता है। पेशवा उस समय होता है बाजीराव टू। बाजीराव टू, ये पेशवा पे अटैक कर देते हैं। और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ पूना। तो आप देख सकते हो कि ये होलकर्स पेशवा पहले आपस में मिले हुए थे, यूनिटी थी। तो इनके बीच में यूनिटी यूनिटी टूटी है। और जैसी यूनिटी टूटी है, कौन फायदा उठाता है? ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये होलकर पेशवा बाजीराव टू पे अटैक करता है, ये बाजीराव टू अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ बसीन बोलते हैं इसको, ट्रीटी ऑफ बसीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इस ये ट्रीटी बोला जाता है, इस ट्रीटी की वजह से मराठा एम्पायर खत्म हुआ। ठीक है। ये बाजीराव टू, इसको नल्ला पेशवा कहा जाता है हिस्ट्री के टर्म्स में। नल्ला पेशवा, इसने बहुत बेवकूफी वाली ट्रीटी साइन करी अंग्रेजों के साथ। और इस ट्रीटी की वजह से ही ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। एंड इसमें मराठा हार जाते हैं। फिर फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। तब तक ब्रिटिश बहुत स्ट्रांग हो जाता है और फाइनली एंड ऑफ मराठा एम्पायर, थर्ड वॉर में मराठा एम्पायर खत्म हो जाता है 1818 में। अब अगला नंबर किसका आता है? आप देख सकते हो, बंगाल को हरा दिया, मैसूर को हरा दिया, मराठा को हरा दिया। अगला नंबर है पंजाब। ठीक है। जब तक पंजाब का राजा महाराजा रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह, वेरी वेरी पावरफुल किंग एंड वेरी फेमस, तब तक अंग्रेज लोग पंजाब में एंट्री नहीं कर पाए। ये बहुत ही पावरफुल थे। क्यों? इन्होंने पंजाबी लोगों को, सिखों को
यूनिटी में रखा हो। जैसे मराठा कॉन्फेडरेसी थी, ऐसी एक सिख कॉन्फेडरेसी जिसको मिस्ल कहते थे। इसमें 12 अलग अलग राजा लोग मिलके रहते थे, मिले हुए, यूनिटी थी उनके बीच में। ठीक है, तो उससे सिख कॉन्फेडरेसी को कॉन्फेडरेसी बोला। लेकिन क्या होता है कि 1839 में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। अब कौन फायदा उठाएगा इसका? ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग फायदा उठाते हैं और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो जाती है, और इसमें सिख लोग हार जाते हैं। ठीक है, और ये अंग्रेज सिखों के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसी ट्रीटी में एक राजा थे गुलाब सिंह, जम्मू के राजा। इन्होंने कश्मीर को अंग्रेजों से खरीदा था। तब से ही क्या बन गया? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले जम्मू अलग था, कश्मीर अलग था। तो दिस इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इसमें गुलाब सिंह को कश्मीर मिल गया। तो ये साइन हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद। फिर फाइनली होती है सेकंड एंग्लो सिख वॉर। इसमें सिख एम्पायर खत्म हो जाता है, और सिख वाले एम्पायर का, यानी पंजाब वाले एरिया का नाम अंग्रेज लोग रखते हैं NWFP, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये नया नाम रखा जाता है क्योंकि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है ना ये वही एरिया है पाकिस्तान, इंडिया का पंजाब वाला, कश्मीर पाकिस्तान वाला एरिया। तो इस तरीके से सिख को भी वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, सिख एम्पायर को। ओके एवरीवन, तो आप तो आ गया ना पूरा इंडिया कब्जे में। बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर ये पंजाब वाला एरिया पूरा का पूरा। तो एक एक करके सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से उन्होंने इंडियन रूलर्स को हराया। क्या मेन रीजन था? हमारे राजाओं में, हमारे देश में यूनिटी का नहीं होना। आज भी यही है, हमारे बीच में यूनिटी नहीं है, इसलिए फॉरेन कंट्रीज, बाहर के लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो जहां यूनिटी रहेगी वहां हमें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, फाइन। तो लास्ट में क्वेश्चन ये, मैं आपसे ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि व्हाट वर 12 स्टेट्स ऑफ सिख कॉन्फेडरेसी कॉल। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सब एनडी सीडीएस में क्वेश्चन आते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या फिर, अब अंग्रेजों ने पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया, फिर कैसे वो अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जय हिंद एवरीवन, अपना ध्यान रखिए।